afternoon, students. Myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BC Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA 6th semester in paper data mining and warehousing, 5th video lecture we had discussed chapter clustering, different topics. Today we will discuss partitional algorithms in clustering chapter and association rules. And today this is 6th lecture. First one is partitional algorithm. What is partitional algorithms? Partitional algorithms in clustering creates the clusters in one step as opposed to several steps. देखिए, ये जो अभी हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं, ये आपके क्लस्टरिंग जो टॉपिक जो हम लोगों ने पहले पढ़ रहा था उसी के कंटिन्यूइंग है, और उसमें पार्टिशनल एल्गोरिथम्स को जो पढ़ना है तो पहले जानना है कि व्हाट इज़ पार्टिशनल एल्गोरिथम्स. तो ये एक क्लस्टरिंग में देखिए क्लस्टर्स जो है क्रिएट करता है, क्लस्टर बनाता है और एक ही स्टेप बनाता है, मतलब कई स्टेप के बदले में ये एक ही स्टेप में क्रिएट करता है. Only one set of clusters is created, although several different sets of clusters may be created internally within the various algorithm. मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम को यूज करके ये अलग अलग क्लस्टर बनाता है और उसके बदले में एक ही सेट क्लस्टर्स ये क्रिएट करता है. सिंस ओनली वन सेट ऑफ क्लस्टर्स इज आउटपुट, द यूजर मस्ट इनपुट द डिजायर्ड नंबर के ऑफ क्लस्टर्स. इसलिए ये जो सेट ऑफ क्लस्टर्स आउटपुट है, यूज़र को उसमें कई सारे हम लोग इनपुट जो है डिजायर्ड नंबर हम लोग डाल सकते हैं, जो के ऑफ क्लस्टर्स हम लोग कर सकते हैं. In addition, some metric or criterion function used to determine the goodness of any proposed solution. और इसके साथ साथ कई सारे और भी जो सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, इसमें कई सारे फंक्शंस यूज हम लोग करेंगे, इसमें ऐड करेंगे. दिस मेजर ऑफ क्वालिटी कुड बी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर्स और सम अदर मेट्रिक. और यही जो है मेजरमेंट जो क्वालिटीज़ का एवरेज जो बनाता है कई सारे क्लस्टर के बीच में एक मेट्रिक एक तय करता है, एक परिमाप तय करता है. The solution with the best value for the criterion function is the clustering solution used. और ये जो बेस्ट वैल्यू जो हम लोग कर सकते हैं, इसको क्राइटेरियन फंक्शन के थ्रू हम लोग क्लस्टरिंग के थ्रू कई सारे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं. ए प्रॉब्लम विथ पार्टिशनल एल्गोरिथम्स इज दैट दे सफ़र फ्रॉम ए कम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन. और इस एल्गोरिथम मतलब पार्टिशनल एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग कई सारे जो सॉल्यूशन हो सकता है उसको हम लोग यहाँ यूज करते हैं. क्लियरली सर्चिंग ऑल पॉसिबल क्लस्टरिंग अल्टरनेटिव्स यूजुअली वुड नॉट बी फिजिबल. जबकि ये देखा गया है कि जितने भी पॉसिबल क्लस्टरिंग है वो हो सकता है फिजिबल ना हो. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ हमने देखिए लिखा है, गिवन ए मेजरमेंट क्राइटेरिया ए नेब अप्रोच कुड लुक एट ऑल पॉसिबल सेट ऑफ के क्लस्टर्स. देयर आर 11,259 इतना डिफरेंट वेजेस जो है टू क्लस्टर 19 आइटम्स इनटू 4 क्लस्टर्स. Thus, most algorithms look only at a small subset or to all the clusters using some strategy to identify sensible clusters. मतलब इसमें कह रहा है कि जो एल्गोरिथम कई सारे एल्गोरिथम हैं उसमें छोटा छोटा सबसेट जो है क्लस्टर बनाकर इजीली से हम लोग क्लस्टर के रूप में हम लोग उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ द प्लेथोरा ऑफ पार्टिशनल एल्गोरिथम्स वी लुक एट ओनली ए रिप्रेजेंटेटिव फ्यू. We have chosen some of the most well-known algorithm as well as some others that are appeared recently in the literature. और इसमें पार्टिशनल एल्गोरिथम में हम लोग कई अलग अलग एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे. जैसे इसमें 3 एल्गोरिथम हम लोग को पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है. जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, के मीन्स क्लस्टरिंग है और नियरेस्ट नेबल एल्गोरिथम. ये 3 एल्गोरिथम को हम लोग यहाँ पढ़ना है. तो सबसे पहले मिनिमम स्पैनिंग ट्री. सिंस वी हैव एग्लोमेरेटिव एंड डिवाइसिव एल्गोरिथम्स बेस्ड ऑन द यूजर ऑफ एन MST. आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो मिनिमम जो है पार्टिशनल करके एल्गोरिथम को यूज करता है. दिस इज़ ए वेरी सिंपलिस्टिक अप्रोच बट इट इलस्ट्रेट हाउ पार्टिशनल एल्गोरिथम्स वर्क. और ये जो है बताता है कैसे पार्टिशनल एल्गोरिथम काम वर्क करेगा. द एल्गोरिथम इज सोन इन एल्गोरिथम, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा कैसे ये मैपिंग करता है और कैसे ये आउटपुट जो है आपका डिस्प्ले करता है. देखिए इसमें सिंपल एल्गोरिथम हमने लिखा है इनपुट में D इजकल टू T1, T2 ऐसे कंटिन्यूइंग चलता रहेगा Tn, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स के रूप में इसको हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं. A जो है वो क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स शोइंग डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स. ठीक है. K जो है नंबर ऑफ डिजायर्ड क्लस्टर्स. ये अलग अलग जो है डिनोट हम लोग इसे करेंगे. आउटपुट में देखिए F हमने लिया है मैपिंग रिप्रेजेंटेटिव एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स.
अब सिंपल देखिए यहाँ पर एक एल्गोरिथम ने लिखा है पार्टीशन एमएसटी एल्गोरिथम्स को। सिंपल एम में देखिए इनिशियलाइज किया गया एमएसटी ए मतलब देखिए हमने ऊपर में क्लियर कर दिया कि एडजेंसी मैट्रिक्स है। नीचे देखिए आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंट एजेज इन एम, ठीक है, रिमूव K-1 इनकंसिस्टेंट एजेज, क्रिएट आउटपुट रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है। द प्रॉब्लम इज हाउ टू डिफाइन इनकंसिस्टेंट, इट कुड बी डिफाइंड एज इन द अर्लियर डिवीजन एमएसटी एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डिस्टेंस। पहले इसको हम लोगों ने देखा है एमएसटी एल्गोरिथम को, जो डिस्टेंस जो एज और वहाँ देखिए कैलकुलेट करता है डिस्टेंस के बेस पर। This would remove the largest K-1 edges from the starting completely connected graph and yield the same result as this corresponding level in the dendrogram. Jan proposed more reasonable inconsistent measures based on the weight, जब distance, जैसे weight हम लोग जब वहाँ हम लोग या distance कर सकते हैं of an edge is compared to those close it, तब उसमें कई सारे जो edges होते हैं जो उसको हम लोग compare करते हैं जो कौन सा close हो सकता है। For example, an inconsistent edges would be one whose weight is much larger than the average of the adjacent edges। जो भी उसके adjacent edges होंगे उसमें कौन ज़्यादा लार्ज होगा, मतलब किसका वेट ज़्यादा होगा। The time complexity of this algorithm is again dominated by the MST procedure। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इस एल्गोरिथम के थ्रू हम देख सकते हैं जो क्या है 0 या O n स्क्वायर। At most K-1 edges will be removed, so the last three steps of the algorithm, assuming each steps take a constant time is only K-1, although determining the inconsistent edge in M may be quite complicated, it will not require a time greater than the number of edges in M। उसमें हम लोग जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो देखते हैं कि एजेज जो है इनकंसिस्टेंट एजेज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसको टाइम ग्रेटर मतलब देखना होगा कि जो भी नंबर ऑफ एजेज एम में है वो ज़्यादा टाइम ना ले। व्हेन लुकिंग एट एजेज adjacent on one edge there are at most K-2 of these edges। in this case then the last three steps are K square and the total algorithm is still O n square। जीरो हम लोग कर सकते हैं उसको। तो ये एक सिंपल जो है देखिए हमने पार्टीशनल एमएसटी एल्गोरिथम को हम लोगों ने यहाँ देखा और ये जनरली जो एजेस जो हम लोग जो डिस्टेंस के आधार पर जो बेस के आधार पर इसको हम लोग डिवीजन करते हैं और वहाँ जो इनकंसिस्टेंट एजेस उसको आइडेंटिफाई करते हैं इस एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। ये था एमएसटी एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो आपका है के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स इज एन iterative clustering algorithm in which items are moved among sets of clusters until the desired set is reached। देखिए के मीन्स जो है वो क्या है, ये भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है जिसका काम इटरेटिव है, मतलब इटरेट करना, रिपीट करना। कब तक, जब तक कि वो डिजायर्ड सेट तक ना पहुंच जाए। एज सच इट मे बी व्यूड एज ए टाइप ऑफ स्क्वायर्ड एरर एल्गोरिथम ऑल्दो द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया नीड नॉट बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द स्क्वायर्ड एरर। A high degree of similarities among elements in a cluster is obtained, while a high degree of dissimilarities among elements in different clusters is achieved simultaneously। मतलब एक ही पैरेलली वो कई सारे जब अलग अलग टाइप का क्लस्टर्स को जब तक वो सर्च करेगा, जब तक वो मतलब इटरेट करता रहेगा, जब तक वो अपना जो उसको सेट चाहिए क्लस्टर उस तरह से ना पहुंच जाए तब तक वो इटरेट करते रहेगा। द के मीन्स एल्गोरिथम रिक्वायर दैट सम डेफिनेशन इन ऑफ क्लस्टर मीन्स एग्जिस्ट but it does not have to be this particular one। Here the mean is defined identically to our earlier definition of centroid। This algorithm assumes that the desired number of clusters k is an input parameter। Algorithm हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम लोग देखेंगे। shows the k means algorithm। Note that the initial values for the means are arbitrarily assigned। पहले क्या होता है कि जिसे इनिशियली वैल्यू अलग अलग असाइन किया गया था जहाँ था। दिस कुड बी असाइन रैंडमली और परहैप्स, मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि रैंडमली भी हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट के इनपुट आइटम इसमें हम लोग दे सकते हैं। द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कुड बी बेस्ड ऑन द स्क्वायर्ड एरर बट दे नीड नॉट बी, मतलब वो ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द एल्गोरिथम कुड स्टॉप व्हेन नो और ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ टुपल्स आर असाइन टू डिफरेंट क्लस्टर। इसका एग्जाम्पल हमने दिया है, द एल्गोरिथम जो है या तो बहुत छोटा हो या कोई टपल्स ना हो उसमें असाइन किया जाए अलग अलग क्लस्टर के रूप में। अदर टर्मिनेशन टेक्निक्स हैव सिंपली लुक्ड एट ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन। और इसका जो टेक्निक है वो कई सारे इटरेशंस में ये दिखेगा, ये के मीन्स क्लस्टरिंग में। ए मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस में बी इंक्लूडेड टू इंश्योर स्टॉपिंग व्हेन वेट विदाउट कन्वर्जेंस। और कई सारे इटरेशंस जो है उसको इंक्लूड इसमें
होगा विदाउट कन्वर्जेंस। देखिए हमने इसमें एल्गोरिथम ने दिखाया है। सबसे देखिए इनपुट डी T1 T2 ये क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट, कई सारे एलिमेंट हम लोग यहाँ इनपुट ले सकते हैं। के क्या होगा, नंबर ऑफ डिजायर्ड क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया नंबर ऑफ डिजायर्ड क्लस्टर्स। देन आउटपुट में क्या होगा, के जो है देखिए सेट ऑफ क्लस्टर्स, उसमें कई सारे क्लस्टर जब लेंगे वो हो गया। के मीन्स एल्गोरिथम में सबसे पहले असाइन इनिशियल वैल्यूज फॉर मीन्स M1 M2 ये चलता रहेगा। रिपीट देखिए क्या करेगा, क्योंकि ये इटरेट हो रहा है इस एल्गोरिथम में। असाइन ईच आइटम Ti टू द क्लस्टर विच हैज़ द क्लोजेस्ट मीन, जो सबसे क्लोजेस्ट मीन होगा उसका, वहाँ पर इसको हम लोग असाइन करेंगे। कैलकुलेट न्यू मीन फॉर ईच क्लस्टर, हर एक क्लस्टर के लिए एक नया मीन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अनटिल कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इज मेड, कब तक, जब तक कि उसका जो क्राइटेरिया है वो आपस में ना मैच कर जाए। द के मीन्स एल्गोरिथम इज स्ट्रेटेजी इन बिलो एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल देखिए हमने लिखा है, सपोज दैट वी आर गिवन द फॉलोइंग आइटम्स टू क्लस्टर। देखिए अलग अलग हमने लिया है, 2 4 10 ऐसे अलग से लिया है। एंड सपोज दैट के इक्वल टू, के मीन्स सेट ऑफ क्लस्टर, मतलब 2 क्लस्टर में इसको बांटना है। वी इनिशियली असाइन द मीन्स टू द फर्स्ट 2 वैल्यू, जैसे M1 में देखिए 2 डाला, फिर M2 इक्वल टू 4, मतलब अलग अलग। तो यूजिंग इन यूक्लिडियन डिस्टेंस वी फाइंड द इनिशियली K1 में हमने क्या देखिए वहाँ लिया हमने 2 और 3, फिर हमने देखिए K2 में क्या ले लिया, बाकी जो रेस्ट बचा 4 10 12 20 30 जो भी है। द वैल्यू 3 इज इक्वली क्लोज टू बोथ मीन्स, मतलब 3 जो है ये दोनों मीन्स में हम लोग इक्वली क्लोज कर सकते हैं। सो ही आर्बिट्रेली क्लोज चूज K1, मैंने K1 को चूज कर लिया हम लोग। एनी डिजायर्ड असाइनमेंट कुड बी यूज्ड इन द केस ऑफ टाइज। वी देन रिकैलकुलेट द मीन्स टू गेट M1 में क्या लिया हमने 2.5, M2 में क्या लिया 16, ये एक मीन हम लोगों ने ले लिया। वी अगेन मेक असाइनमेंट टू क्लस्टर टू गेट K1 में 2 3 4, देखिए फिर K2 में हमने ये सारा ले लिया, इसके अलावा ये फैशन चलता रहेगा। और अब देखिए नेक्स्ट जो आपको स्लाइड में देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे M1 अलग हम लोग मीन, जैसे मीन 1 हो गया, M2 है अलग हो गया, उस तरह से K1 में देखिए हम लोग कैसे 2 3 4 फिर 10, फिर बाकी K2 में चला गया। फिर देखिए M1 में 4.75 ले लिया हम लोग, तो M2 में हम लोग 19.6 ले लिए, तो उस तरह K1 में देखिए फिर 11 12 इसमें आ गया। फिर इस तरह से K2 में हम लोगों ने देखिए जो बचा, फिर M1 में हम लोग 7 लिया, M2 में 25 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर K1 में देखिए K1 में सेम, अब जो पहले था और K2 में दोनों सेम देखिए यहाँ पर बच रहा है। अब वही चीज़ यहाँ क्लियर हम लोगों ने करना है कि नोट दैट द क्लस्टर्स इन द लास्ट 2 स्टेप्स आर आइडेंटिकल, दिस विल यील्ड आइडेंटिकल मीन्स एंड दस द मीन्स हैव कन्वर्ज्ड। आवर आंसर इज 10 K1 में जो है एंड K2 में। The time complexity of K means is Tn, where T is the number of iteration. इसमें T क्या हो गया, number of iterations. K means find a local optimum and may actually miss the global optimum. K means does not work and categorize data because the means must be defined on the attribute type. Only convex shape cluster are found. It also does not handle outliers well. One variation of K means K modes does handle कैटेगोरल डेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीन्स इट यूज मोड्स, मतलब मीन्स क्या बदले में हम लोग यहाँ मोड भी यूज कर सकते हैं। ए टिपिकल वैल्यू फॉर K इज 2 to 10। ऑल्दो द K मीन्स एल्गोरिथम ऑफन प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट, जबकि कहता है कि ये एल्गोरिथम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इट इज नॉट टाइम एफिशिएंट एंड डज नॉट स्केल वेल बाई सेविंग डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन इटरेशन टू द नेक्स्ट। खास करके जब डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन एक इटरेशन दूसरे इटरेशन जब करेगा तो एक्चुअल नंबर ऑफ डिस्टेंस कैलकुलेशन दैट मस्ट बी मेड कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब हम वहाँ डिस्टेंस कैलकुलेशन करके रिड्यूस कर सकते हैं। सम K मीन्स वेरिएशंस एग्जामिन्स वे टू इम्प्रूव द चांसेज ऑफ फाइंडिंग द ग्लोबल ऑप्टिमम। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द इनिशियल क्लस्टर्स एंड मीन्स। अनदर वेरिएशन इज टू अलाउ क्लस्टर्स टू बी स्प्लिट एंड मर्ज, फिर जैसे उसको जो क्लस्टर होगा उसको फिर स्प्लिट करें या फिर मर्ज करें। द वेरिएंस विद इन ए क्लस्टर इज एग्जामिन्ड एंड इफ इट इज़ टू लार्ज ए क्लस्टर इज स्प्लिट, फिर जैसे अगर मान लें बहुत बड़ा अगर क्लस्टर है तो फिर इसको स्प्लिट किया जाए। सिमिलरली इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लस्टर सेंट्रोइड इज लेस दैन ए प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड, मतलब जो स्टार्टिंग जो होगा वो हम लोग देखें और उसको कंबाइन हम लोग करते चलें। तो इस तरीके से जो अभी हम लोगों ने देखा वो क्या था आपका K मीन्स एल्गोरिथम, इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब देखिए हम लोग लास्ट जो इसमें आपको पार्टीशनल एल्गोरिथम पढ़ना है, नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम सिमिलर टू द सिंगल लिंक टेक्निक इज कॉल्ड द नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। ये सिंगल लिंक टेक्निक कहलाता है, ये उसके जैसे सिमिलर है। विद इन दिस सीरियल एल्गोरिथम द आइटम्स आर इटरेटिवली मर्ज इनटू द एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स दैट आर क्लोजेस्ट, मतलब इसमें क्या है, ये भी इटरेटिव मर्ज करेगा जो क्लस्टर आपके पहले से है और उसमें जो क्लोजेस्ट है। इन दिस एल्गोरिथम ए थ्रेशोल्ड जो सबसे स्टार्टिंग होगा
उसके द्वारा इट इज़ यूज टू टी इज यूज टू डिटरमाइन इफ आइटम्स विल बी एडेड टू एग्जिस्टिंग क्लस्टर ऑफ ए न्यू क्लस्टर इज क्रिएटेड। मतलब पहले से जो ऑलरेडी क्लस्टर जो एडेड होगा या नया क्लस्टर क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोग थ्रेशोल्ड सबसे पहले उसको टी हम लोग यहाँ डिटरमाइन करेंगे। देखिए एल्गोरिथम में सबसे पहले इनपुट हम लोगों ने क्या लिया, डी में क्या लिया, T1 T2 ये चलता रहेगा। ये क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स। ए को हम लोग फिर यहाँ पर हम लोग एडेंसिटी मैट्रिक्स लेंगे जो क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा एलिमेंट्स के बीच में। आउटपुट में देखिए हमने क्या लिखा, के, वो क्या होगा, सेट ऑफ क्लस्टर्स। अब देखिए नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम जो है K1 में हम लोगों ने क्या इनिशियलाइज किया, T1, फिर K इजकल टू K1, देन K इजकल टू 1, सिंपल वन। फॉर ये लूप चलेगा I इजकल टू 2 टू n, जब तक चलेगा डू फाइंड द TM इन सम क्लस्टर KM चूँकि छोटा है, सभी हम चूँकि बोल रहे हैं लेकिन उसको ध्यान से देखना है, इन K सच दैट डिस्टेंस T1, TM इज द स्मॉलेस्ट। इफ the distance T1, TM less than equal to T, then Km is equal to Km union Ti, else K is equal to K plus 1 और K small k is equal to Ti। तो इस तरह से देखिए ये एल्गोरिथम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर इसका नीचे एक एग्जांपल हमने दिया है जो नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम को शो करेगा। सिंपल देखिए हमने लिया है, इनिशियली A इज प्लेस्ड इन ए क्लस्टर बाई इटसेल्फ, सो वी हैव K1 इजकल टू A, मतलब A में A को हमने इनिशियलाइज किसमें किया, K1 में। वी देन लुक एट B टू डिसाइड इफ शुड बी एडेड टू K1। अब अगर मान लीजिए उसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं K1 में, या प्लेस कर सकते हैं न्यू क्लस्टर करके। सिंस दिस A, B इजकल टू 1 विच इज लेस दैन द थ्रेशोल्ड ऑफ 2, we place B in K1 to get K1 is equal to AB. When looking at C, we see that its distance to both A and B is 2. So we add it to the cluster. अब दोनों हम लोग A और B को दोनों को हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, K1 में क्या मिलेगा, ABC है ना। The distance DC is equal to 1 less than 2. So we get K1 is equal to ABCD. Finally, looking at E, we see that the closest item in K1 has a distance of 3. विच इज़ ग्रेटर दैन 2, जो 2 से ज़्यादा होगा। सो ए प्लेस इन इट्स ओन क्लस्टर K2 इजकल टू E। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसका कम्प्लेक्सिटी जो होगा, जितना आइटम होगा उसके आधार पर ये डिपेंड करता है। फॉर ईच लूप ईच आइटम मस्ट बी कंपेयर टू ईच आइटम ऑलरेडी इन क्लस्टर। जो भी इसमें पहले से आइटम्स होंगे क्लस्टर में, उस सब एक दूसरे से कंपेयरिंग करेंगे। ऑब्वियसली दिस इज n इन द वर्स्ट केस, ठीक है। दस इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इसका ON स्क्वायर होगा। सिंस वी डू नीड टू एग्जामिन द डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स ऑफन, वी एज्यूम दैट द स्पेस रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो ON स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने सिंपल जो तीनों जो हम लोगों ने पढ़ा पार्टीशन एल्गोरिथम में। अब जो आपके टॉपिक में जो पढ़ना है उसमें एसोसिएशन रूल्स है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, द परचेजिंग ऑफ वन प्रोडक्ट व्हेन अनदर प्रोडक्ट इज परचेज्ड रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन रूल। जब हम लोग कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उस दूसरे प्रोडक्ट से जब उसका कोई एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसका एक उससे एक संबंध होता है और वो एक रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन रूल्स। एसोसिएशन रूल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय रिटेल स्टोर्स टू असिस्ट इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, फ्लोर रिप्लेसमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। जनरली इस रूल्स का रिटेल, जहाँ रिटेलिंग का काम होता है, खुदरा जैसे मार्केटिंग है, इस सब जगह में इसका यूज होगा। हम लोग और उसको आगे समझेंगे। ऑल्दो दे हैव डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी टू रिटेल बिजनेसेस, दे हैव बीन यूज फॉर अदर पर्पसेज एज वेल, इंक्लूडिंग प्रेडिक्टिव फॉल्ट इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे टेलीकम्युनिकेशन जो होता है उस नेटवर्क में कई बार पहले से हम लोग जानते हैं कि ये फॉल्ट आ सकता है, तो ये एक एसोसिएट होता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, नेटवर्क का जैसे प्रॉब्लम आ सकता है। एसोसिएशन रूल्स आर यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा आइटम्स। क्लियर है, ये रूल्स का यूज हम लोग कब करते हैं, रिलेशनशिप दिखाने के लिए। दो आइटम डेटा आइटम के बीच में रिलेशनशिप को ये दिखाता है। दीज अनकवर्ड रिलेशनशिप आर नॉट इनहेरेंट इन द डेटा। और जो रिलेशनशिप जो है एक दूसरे से मतलब कि अनकवर्ड होता है एज विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे पर एक फंक्शनल भी डिपेंडेंसी कर सकता है कि वो जब फंक्शन करेगा तो फिर वो उस पर डिपेंड करेगा। एंड डू नॉट रिप्रेजेंट एन एनी सॉर्ट ऑफ कैजुअलिटी और कोरिलेशन। और ऐसा नहीं कि अगर उसमें मान लिया कि कुछ और प्रॉब्लम आ गया या कोई रिलेट कर रहा है तो उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये एसोसिएशन रूल्स का हम लोग को यहाँ पर देखना है। अब देखिए हमने लिखा है, इंस्टेड एसोसिएशन रूल डिटेक्ट कॉमन यूजेज ऑफ आइटम। जनरली ये रूल क्या करता है, मतलब एक कई से ज़्यादा आइटम्स का कॉमन यूज जो है उसको ये शो करेगा। सिंपल यहाँ देखिए हमने एक एग्जांपल डाला है, उसको देखिए। एक ग्रोसरी स्टोर चेन कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ इक्वली ट्रांजेक्शन वेयर ईच ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट्स द आइटम्स बॉट ड्यूरिंग वन कैश रजिस्टर ट्रांजेक्शन। जैसे ग्रोसरी स्टोर है जहाँ बहुत सारे राशन मिलते हैं, सामान मिलते हैं, वो एक वीकली ट्रांजेक्शन देखता है कि किस आइटम, मतलब जब देखता है कैश रजिस्टर ट्रांजेक्शन देखता है कि किस चीज़ का ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है।
The executive of the chain receive a summarized report of the transaction indicating what type of item have sold at what quantity. और वो जो इसका एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि कौन सा आइटम और कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है. In addition, they periodically request information about what item are commonly purchased together. मतलब उसमें ये देखा है तो जनरली कौन सा आइटम के साथ में उसको कॉमनली ज़्यादा परचेज किया गया है. They find that 100% at the time that peanut butter is purchased, so is bread. जैसे मान लीजिए कोई जर देखा गया है जैसे पीनट बटर होता है, ठीक है, उसके साथ जब खरीदा है तो ब्रेड जरूर खरीदा गया है. इन एडिशन 33.3% ऑफ द टाइम पीनट बटर इज परचेज, जेली इज ऑल्सो परचेज. जैसे पीनट बटर जब भी खरीदा गया तो 33.3% टाइम जो है जेली भी जरूर खरीदा गया है. हाउएवर पीनट बटर एग्जिस्ट ओनली अबाउट 50% ऑफ द ओवरऑल ट्रांजेक्शन. मतलब मैक्सिमम जगह देखा गया कि 50% जो है ट्रांजेक्शन में पीनट बटर जरूर रहा है. ए डेटाबेस इन विच एन एसोसिएशन रूल्स इज टू बी फाउंड इज व्यूड एज ए सेट ऑफ टपल. इस तरह से एक डेटाबेस एसोसिएशन रूल के थ्रू जितना भी होगा टपल्स के रूप में, मतलब रो के रूप में उसको एक वहाँ पर बना लेगा जो एग्जीक्यूटिव. फॉर एग्जांपल जैसे टपल हो गया पीनट बटर ब्रेड जेली, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, 3 आइटम हो गया पीनट बटर ब्रेड एंड जेली. कीपिंग ग्रॉसरी स्टोर ई कैश रजिस्टर ट्रांजेक्शन माइंड ईच आइटम रिप्रेजेंट ऑन आइटम परचेज. तो इस तरह से शो करते जाएगा जब भी परचेज होगा. While each tuple is a list of item purchased at one time. In the simplest case, we are not interested in quantity or cost. मतलब जब भी अगर एक आइटम माने एक बार अगर खरीदा गया मान लो कोई आइटम, तो वो उस पर नहीं देखा ध्यान दिया गया कि क्वांटिटी और क्या है और क्या कॉस्ट क्या है. सो दिस मे बी रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड बिफोर प्रोसेसिंग. इसलिए उसको रिमूव किया जा सकता है. तो ये सिंपल हम लोगों ने एक देखा इसका इंट्रोडक्शन एसोसिएशन रूल्स का. इसी के अंदर एक पार्ट है लार्ज आइटम सेट्स. The most common approach the finding association rule is to break up the problem into 2 parts. अब देखिए जो हम लोग एसोसिएशन रूल्स पढ़ना है इसमें लार्ज आइटम सेट को कैसे हम लोग जानेंगे, कैसे फाइंड करेंगे. इसमें 2 पार्ट है. फाइंड लार्ज आइटम जो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे. और सेकंड क्या है, जनरेट रूल्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स. एन आइटम सेट इज एन एनी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल आइटम्स आई. ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग डिफिनेशन जानना है. ए लार्ज क्या है आइटम्स, लार्ज आइटम सेट. तो एक लार्ज फ्रीक्वेंट आइटम सेट इज एन आइटम सेट हुज नंबर ऑफ ऑकरेंसेज इज अबव द थ्रेशोल्ड एस. मतलब जो हम स्टार्टिंग जो, और उसको हम लोग एक पूरा एक आइटम सेट को कैसे बनाएंगे. वी यूज द नोटेशन एल टू इंडिकेट द कंप्लीट सेट ऑफ लार्ज आइटम सेट्स एंड आई टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक लार्ज आइटम सेट. 2 तरह का यहाँ नोटेशन लिया गया है. एल हो गया कंप्लीट सेट के लिए, लार्ज आइटम सेट के लिए, और आई जो हो गया स्पेसिफिक के लिए. Once the large item set have been found, we note that any interesting association rules X association Y must have X union Y. मतलब जो X होगा Y में भी होगा. In this set of frequent item set, note that the subset of any large item set is also large because of the large number of notation used in association rules algorithm. We summarize them in table. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको देखेंगे. When a specific term has a subscript, this indicates the size of set being considered. For example, LK is a large item set of size K. Some algorithm divide the set of transactions into partitions. In this case, we use P to indicate the number of partitions and a superscript to indicate which partition. For example, DI is the ith partition of the T. देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम लोग एसोसिएशन रूल में जब अलग अलग हम लोग टपल्स में जब अलग रो में जब डेटा हम लोग वहाँ पर तो डेटा बनाएंगे तो उसमें एक डेटा सेट अलग ही लार्ज डेटा सेट बनेगा जो ये रूल्स के थ्रू को फॉलो करेगा. फाइंडिंग लार्ज आइटम सेट्स जनरली इज क्वाइट इजी बट वेरी कॉस्टली. हालांकि ये इजी है बट कॉस्टली है. द नेम अप्रोच वुड बी टू काउंट ऑल आइटम सेट दैट अपीयर इन एनी ट्रांजेक्शन. इसको देखिए अलग अलग हमने यहाँ पर थोड़ा सा, आप इसको डिटेल्स यहाँ नीचे देखिए, इसको पढ़िए जो अलग अलग हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में डाला है. ठीक है, जो एल्गोरिथम को फॉलो करता है ये. ठीक है, फिर नीचे देखिए हमने लिखा है नेक्स्ट स्लाइड में, अनदर प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय एसोसिएशन रूल एल्गोरिथम इज व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज टू बी यूज ड्यूरिंग द काउंटिंग प्रोसेस. और अलग अलग जो है इसको काउंटिंग प्रोसेस में इस रूल एल्गोरिथम का भी हम लोग यूज करते हैं, है ना. जैसे वहाँ ट्राई और हैश ट्री आर कॉमन वेयर ऑल लार्ज आइटम सेट आर फाउंड जनरेटिंग द एसोसिएशन रूल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. और इस टेक्निक का हम लोग कई जगह यूज करते हैं. देखिए इसी एल्गोरिथम को यूज करते हुए नीचे सिंपल एक एसोसिएशन रूल नोटेशन एक डाला है किस वर्ड का क्या मीनिंग है. देखिए हमने यहाँ डी क्लियर लिख दिया. डी का मतलब डेटाबेस ऑफ ट्रांजेक्शंस, टी आई मतलब ट्रांजेक्शन इन डी, एस जो सिंपल छोटा है सपोर्ट, अल्फा कॉन्फिडेंस, एक्स वाई आइटम सेट्स, एक्स एसोसिएशन रूल्स वाई एसोसिएशन रूल्स को फॉलो करेगा. एल मीन्स सेट ऑफ लार्ज आइटम सेट्स, आई मीन्स लार्ज आइटम सेट्स इन एल, सी कैपिटल सी मतलब सेट ऑफ कैंडिडेट आइटम सेट्स, एंड पी नंबर ऑफ पार्टीशंस.
अब इसी को देखिए एल्गोरिथम यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर क्लियर यहाँ समझ लेना है। सबसे पहले देखिए डी, डेटाबेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले क्रिएट करना है। टर्न, आइटम्स को क्रिएट करना है। फिर एल मतलब लार्ज आइटम सेट को क्रिएट करना है। एस मतलब सपोर्ट, देन कॉन्फिडेंस, फिर आउटपुट देखिए आर, क्योंकि यहाँ क्या होगा, रूल्स को सेटिस्फाइंग करेगा वो एस और मतलब सपोर्ट और कॉन्फिडेंस को। ठीक है, अब यहाँ आरजेन एल्गोरिथम को यूज करते हुए आर इजकल टू 0, चूँकि आर को हम लोगों ने यहाँ पर आर को यहाँ देखिए 0 से इनिशियलाइज किया गया है। फॉर ईच वन एलिमेंट एल डू फॉर ईच एक्स सेट 1 सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू 0 डू if support 1 divide by support x greater than equal to alpha, then r is equal to r union x, एसोसिएशन रूल 1 माइनस x। तो ये एक सिंपल एक एल्गोरिथम है जो एसोसिएशन रूल्स को डिफाइन करता है। ये एसोसिएशन रूल को यूज करते हुए जो आपके लार्ज आइटम सेट को इस एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग वहाँ से लार्ज आइटम सेट को फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमारे जो टपल्स में जो हम लोगों ने स्टोर करेंगे एसोसिएशन रूल्स को यूज करते हुए, तो इसी एल्गोरिथम को यूज करते हम लोग वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग को कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले कुछ हम यहाँ लिया हमने, देखिए एप्रियोरी एल्गोरिथम हम लोग कह सकते हैं। द एप्रियोरी एल्गोरिथम इज़ द मोस्ट वेल नोन एसोसिएशन रूल एल्गोरिथम। ये भी एसोसिएशन रूल एल्गोरिथम है और इसका मोस्ट कमर्शियल प्रोडक्ट में इसका हम लोग करते हैं। इट यूजेज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विच विल कॉल द लार्ज आइटम सेट प्रॉपर्टी। जहाँ लार्ज आइटम सेट जहाँ हम लोग को डिफाइन करना होता है, जहाँ हम लोग क्रिएट करना होता है एसोसिएशन रूल एल्गोरिथम यूज करके, वहाँ इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं। एनी सबसेट ऑफ ए लार्ज आइटम सेट मस्ट बी लार्ज। द लार्ज आइटम सेट्स आर also said to be downward closed because if an item set satisfy the minimum support requirement, so do all of its subset. Looking at the composition of this, if you know that an item set is small, we need not generate any superset of its candidates because they also must be small. The basic idea of a priori algorithm is to generate candidate item sets of a particular size and then scan the database to count these to see if they are large. सिंपल है कि जैसे कैंडिडेट आइटम सेट अलग अलग मान लें, एक ही टाइप का अगर आइटम सेट जो है आपका मिल रहा है अगर आइटम लार्ज आइटम सेट में, उस जगह इस एप्रियोरी एल्गोरिथम्स का हम लोग यूज करेंगे। जहाँ पर्टिकुलर साइज़ है, मतलब एक ही साइज़ का आइटम सेट मिल रहा है, और स्कैन जब डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग जो अगर मान लें बहुत बड़ा अगर डेटा सेट है तो डेटाबेस को अलग अलग हम लोग वहाँ पर पार्टीशन करके यूज करेंगे। ड्यूरिंग स्कैन आई कैंडिडेट ऑफ साइज आई CI आर काउंटेड। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग फिर दिया है ओनली दोज कैंडिडेट्स दैट आर लार्ज आर यूज टू जनरेट कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट पास। मतलब उसमें हम लोग उस कैंडिडेट को लेंगे जो आगे पास के फिर जनरेट कैंडिडेट को लार्ज में फिर जनरेट करेगा वो। दैट इज LIR यूज टू जनरेट CI+1, मतलब ये चलता रहेगा। एन आइटम सेट इज कंसिडर्ड एज ए कैंडिडेट ओनली इफ ऑल इट सबसेट आल्सो आर लार्ज। मतलब फिर लार्ज अगर हुआ तो फिर उसको आगे जनरेट करेगा, ये I+1 चलता रहेगा। An algorithm called a priori chain is used to generate the candidate item set for each pass after the first। मतलब हर एक पास के बाद ये जनरेट करेगा कैंडिडेट को, मतलब बड़ा है फिर उसको और उसमें से फिर आइटम सेट जो मैच करेगा फिर उसको हम लोग अलग करेंगे। इस तरह से ये चलता रहेगा। Here the set of large item set of previous pass Li-1 is joined with itself to determine the candidate. Individual item set must have all but one item is common in order to be combined। मतलब अलग अलग आइटम सेट तो इंडिविजुअल होगा बट उसमें एक कॉमन जरूर होगा उसमें। देखिए सिंपल एक एल्गोरिथम ने लिया है यहाँ पर Li-1 लार्ज आइटम सेट ऑफ साइज I-1, टोटल साइज से एक माइनस होते जाएगा। आउटपुट में कैंडिडेट ऑफ CI जो कैंडिडेट्स ऑफ साइज I लिया हमने। फिर नीचे देखिए एक एल्गोरिथम वहाँ CI=0 इनिशियलाइज किया गया। फॉर ईच I एलिमेंट Li-1 डू फॉर ईच j नॉट इक्वल टू 1 एलिमेंट Li-1 डू इफ I-2 ऑफ द एलिमेंट S इन I एंड J आर इक्वल देन CK यूनियन I यूनियन J। ये जो है लार्ज आइटम सेट एक प्रॉपर्टी एक एल्गोरिथम यूज करता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इन दिस एल्गोरिथम यू यूज CI टू बी काउंट फॉर आइटम Li एलिमेंट L। तो सिंपल एक एल्गोरिथम लोगों ने यहाँ पर एक देखा एप्रियोरी एल्गोरिथम को। एक सेकेंड एक एल्गोरिथम और है इसमें एल्गोरिथम लोग इसमें और जा पढ़ेंगे, सैम्पलिंग एल्गोरिथम और पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। सैम्पलिंग एल्गोरिथम में देखिए टू फैसिलिटेट एफिशिएंट काउंटिंग ऑफ आइटम सेट विद लार्ज डाटाबेस सैम्पलिंग ऑफ द डेटाबेस में भी यूज्ड। अब देखिए जैसे लार्ज आइटम सेट के ही चूँकि उसी के थ्रू हम लोग को यहाँ पर एसोसिएशन रूल्स को फॉलो करना है। अगर मान ली एक सैम्पलिंग यहाँ पर डेटाबेस को अलग हम लोग करना है तो इस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। द ओरिजिनल सैम्पलिंग एल्गोरिथम रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डेटाबेस स्कैन द वन ऑफ द बेस्ट केस इनटू द वर्स्ट केस।
मतलब बेस्ट केस में 1 होगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो फिर 2 हो सकता है। द डेटाबेस सैंपल इन ड्रॉन सच दैट इट कैन बी मेमोरी रेसिडेंट, देन एनी एल्गोरिथम सच एज एप्रियोरी इज यूज टू फाइंड द लार्ज आइटम सेट फॉर द सैंपल। और जैसे सैम्पलिंग मान ली कर लिया हम लोग, वहाँ से फिर अगर हम लोग को फिर से अगर एक अलग से आइटम सेट बनाना है तो एप्रियोरी हम लोग एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लोग सिंपल एक देखिए, हमने पोटेंशियली लार्ज आइटम सेट का हम लोगों ने PL एक डिनोट किया है। बहुत बड़ा डेटाबेस से अगर हमको काउंट करना है, एडिशनल कैंडिडेट डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द नेगेटिव बॉर्डर फंक्शन BD अगेंस्ट द लार्ज आइटम सेट्स फ्रॉम द सैंपल। मान लेंगे बहुत बड़ा सैंपल है, सैम्पलिंग कर लिया, वहाँ से हम लोग फिर निकालना है तो फिर हम लोग एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम करके यूज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ देखिए, एक इंटायर सेट ऑफ कैंडिडेट इज देन C इक्वल टू BD माइनस PL यूनियन PL। PL आपका हो गया पोटेंशियली लार्ज। The negative border function is generalization of the appropriation algorithm. It is defined as the minimum set of items that are not in PL. मतलब जब वो पोटेंशियल लार्ज नहीं होगा तो वहाँ से जो है मतलब उससे सबसेट बनाने में ये सैम्पलिंग एल्गोरिथम का यूज हम लोग करते हैं। और लास्ट जो है इसका एल्गोरिथम है पार्टीशनल एल्गोरिथम। द बेसिक पार्टीशनल एल्गोरिथम रिड्यूसेस द नंबर ऑफ डेटाबेस स्कैन टू 2 एंड डिवाइड द डेटाबेस इनटू पार्टीशन। जैसे डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एसोसिएशन रूल्स को फॉलो करते हुए, तो वहाँ रिड्यूस करने का काम करता है। मतलब एक से ज़्यादा अगर करना हो पार्टीशन तो उस जगह हम लोग इसको मेन मेमोरी में प्लेस कर सकते हैं। When it scans the database, it brings that partition of the database into main memory and counts the items in the partition alone. During first database scan, the algorithm finds all large item sets in each partition. Although any algorithm could be used for this purpose, the original proposal assumes that some level-wise approach such as a priori is used. Here, मतलब जो जैसे एप्रोप्रिए के थ्रू हम लोग जब मान लें डेटाबेस स्कैन कर रहे हैं और कई सारे आइटम सेट्स यहाँ पर अलग अलग पार्टीशन है, तो उसको फिर अलग अलग मेमोरी में अलग अलग डिवाइड करके हम लोग इस एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग रख सकते हैं। Here Li represent the large item set from partition Di. During the second scan, only those item sets that are large at least one partition are used as candidates and counted to determine if they are large across the entire database. सिंपल है कि इसमें एक एटलीस्ट कम से कम एक partition जरूर हम लोग करना होगा, और जैसे जैसे आइटम सेट हम लोग वहाँ पर हम लोग स्कैनिंग करेंगे जब हम लोग अलग डेटाबेस के थ्रू, तो पूरे डेटाबेस को काउंट करके अलग से कैंडिडेट के रूप में हम लोग वहाँ स्टोर करते जाएंगे मेमोरी में। तो ये पार्टीशन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा एसोसिएशन रूल्स जो था आपका डेटा माइनिंग का, तो ये डेटा माइनिंग जो चैप्टर है, जो पेपर है, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डेटा वेयर हाउसिंग। ओके, थैंक यू।